हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू। देखते हैं नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है? तो निर्मात्री सभा का मतलब होता है संविधान सभा, ठीक है ना। कंफ्यूज करेगा निर्मात्री सभा से, मगर हमें इसे मानना है क्या, संविधान सभा इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन 3 है मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ऑप्शन 4 है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये तीनों थे, इन तीनों कहीं ना कहीं संविधान सभा से मतलब है, जबकि जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना है इनका संविधान सभा से कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल इसलिए होता है, जब निर्मात्री सभा लिखा हुआ आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं निर्मात्री सभा का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है संविधान सभा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसका मतलब ये होता है। देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। संविधान सभा संविधान सभा की पहली बार विचार 1935 में एम एन रॉय को आया। कब आया? 1935 में। 1935 में एम एन रॉय को पहली बार आया, मगर महात्मा गांधी को 1922 में ये विचार आ चुका था। जब देश के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, तब महात्मा गांधी ने ये सोचा था कि संविधान सभा भारतीयों के द्वारा बनानी चाहिए, ठीक है ना। मगर ये विचार सिर्फ महात्मा गांधी तक सीमित रह गया, इसलिए हम ये पढ़ते हैं कि संविधान सभा का पहली बार विचार 1935 में एम एन रॉय को आया, क्योंकि इन्होंने इसकी डिमांड करी थी ऑफिशियली, ठीक है ना, इसलिए हम एम एन रॉय का नाम पढ़ते हैं। जब इन्होंने डिमांड करी 1935 में, तो अंग्रेजों ने जब ये बात मान ली, जब इसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भारतीयों की संविधान सभा होनी चाहिए, तो ये 1940 में अगस्त में किया गया। कब किया गया? 1940 अगस्त। तभी हम इसे बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलते हैं इसे? अगस्त प्रस्ताव। तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इसे क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। किसको? हमारे संविधान सभा की जो मांग थी उसको, डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। जैसे ही अंग्रेजों ने हमारी डिमांड मानी, जैसे अंग्रेजों ने डिमांड हमारी मानी, तो हुआ क्या, अंग्रेजों ने एक मिशन भेजा भारत में, जिसे हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन भेजा? क्रिप्स मिशन भारत में भेजा, कि भारत के हालात देखो कि वहाँ संविधान सभा बन सकती है या नहीं बन सकती, ठीक है ना। जब क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया 1942 में, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो क्रिप्स मिशन जो काम करने आया था वो काम नहीं कर पाता और ये फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि क्रिप्स मिशन कब भारत में आया था? 1942 में। और ये क्यों फेल हुआ? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कुछ मतभेद पैदा हो गए, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? फेल हो गया। जो हमारा वास्तविक संविधान सभा का गठन हुआ, वो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ, ठीक है ना। जो 1946 में हमारी कैबिनेट मिशन दोबारा आया, एक दोबारा अंग्रेजों ने एक मिशन भेजा, जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन 1946 में। इसी के द्वारा हमारे संविधान सभा का गठन किया गया और लोगों को चुना गया, ठीक है ना। अब दूसरी बात यह है कि सब क्वेश्चन ये भी आता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे। तो इसमें 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे कैबिनेट मिशन में? हमारे जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 मेंबर थे, पैथिंग लॉरेंस, एबी एबी अलेक्जेंडर, ठीक है ना, और इसमें एक और थे। तो ये 3 लोग थे इसमें, मेंबर थे इसके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, क्वेश्चन इजी है, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताऊंगा तो बहुत कुछ हमें जानकारी मिलेगी। ऑप्शन 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 सी राजगोपालचारी, ऑप्शन 4 के मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद। क्या राइट आंसर है इसका? राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। संविधान सभा के भी अध्यक्ष बने थे और स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष भी यही बने थे, ठीक है ना। इनके बारे में पढ़ते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था वो बिहार में हुआ था, ठीक है। बिहार में जिला जो है गिरादाई, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1984 में, ठीक है ना। प्रसाद जो थे 1934 में बॉम्बे अधिवेशन में, कांग्रेस का जो बॉम्बे अधिवेशन हुआ था वहां पे ये क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। फिर 1939 में दोबारा इन्हें क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना। कांग्रेस का प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना। 1946 में हम सबको पता है कि जब जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार बनी थी, ठीक है ना, एंटरिम गवर्नमेंट जब बनी थी, तो उसमें इन्हें बनाया गया था कृषि विभाग का प्रमुख। क्या बनाया गया था? प्रभारी बनाया गया था, ठीक है ना। फिर बात करते हैं दिसंबर 1946 में इन्हें संविधान सभा का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का क्या बनाया गया इन्हें? अध्यक्ष, ठीक है, दिसंबर 1946 में, ठीक है। फिर
भारत के संविधान के अनुसमर्थन के बाद राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो जैसे हम आजाद हुए तो इन्हीं को क्या बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया भारत का, तो भारत के राष्ट्रपति बने पहले ये, ठीक है ना। मगर ये भी इलेक्शन के द्वारा नहीं बनाए गए, सिर्फ संविधान सभा के द्वारा ही बना दिए गए हैं, ठीक है ना, इलेक्शन के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। इसीलिए फिर बाद में इलेक्शन भी हुआ, तो ये इलेक्शन के बाद भी राष्ट्रपति बने, तो 12 वर्ष तक 1962 से लेकर 12 वर्ष तक ये राष्ट्रपति बने रहे। अब तक के सबसे लंबे समय के सेवा देने वाले राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है। तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ी जानकारी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने हर देश से कुछ ना कुछ एक्सेप्ट किया है, ब्रिटेन से कुछ लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि जो हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब संघात्मक व्यवस्था जो हमारी है, इसी को बोलते हैं फेडरल। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमने कहाँ से लिया है, तो जो हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिया है वो लिया हमने कहाँ से, कनाडा से लिया है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये 3 इसके, ठीक है। तो अब जानते हैं हमने कनाडा से क्या क्या लिया है। कनाडा से हमने लिया है संघात्मक व्यवस्था, जो उसका आंसर भी राइट आंसर यही था, इसी को बोलते हैं फेडरल सिस्टम। इंग्लिश में कभी आ जाए तो इसी को बोलते हैं फेडरल सिस्टम। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है रेजिडुअल पावर, और रेजिडुअल पावर की बात करें तो हिंदी में अवशिष्ट शक्तियां, इंग्लिश में रेजिडुअल पावर किसके पास होती हैं, ये सेंटर के पास होती हैं, संघ सरकार के पास होती हैं। मगर मुद्दा ये है कि हम किसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो जैसा हम सब जानते हैं हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, 3 लिस्ट हैं। कितनी लिस्ट है, 3 लिस्ट है। एक हमारी है संघ सूची, और एक हमारी राज्य सूची, और एक हमारी समवर्ती सूची। एक हमारी है संघ सूची, एक हमारी है राज्य सूची, और एक हमारी है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। संघ सूची में जो कार्य आता है वो संघ सरकार करती है, मतलब केंद्र सरकार करती है, हर काम बांटे गए हैं। राज्य सरकार में जो काम आता है राज्य सरकार करती है, और समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र सरकार, संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती हैं, उसी को हम बोलते हैं समवर्ती सूची। हर एक विषय बांट दिए गए हैं। जैसे संघ में क्या क्या आता है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना, संघ में आता है, ठीक है। बैंकिंग संघ में आती है, ब्रॉडकास्टिंग मतलब न्यूज व्यूज जो भी होती है संघ में आती है। तो संघ के कुछ काम बांटे हुए हैं। ऐसे राज्य में पुलिस आती है, ठीक है, तो ये काम बांटे गए हैं। और समवर्ती में क्या आती है, एजुकेशन आती है, ठीक है। इस तरीके से बांटा गया है इसको। तो तीनों सूचियों में अलग अलग काम बांटे गए हैं, मगर कुछ कार्य जो ऐसे हैं जो संघ में भी नहीं है और राज्य में भी नहीं है और समवर्ती सूची में भी नहीं है, तो वो कार्य को हम बोलते हैं, किसमें होते हैं, अवशिष्ट शक्तियां। उसी को बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, बचा हुआ कार्य। जो कार्य तीनों सूचियों में नहीं है उसी को हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। किसके पास है पावर, सेंटर के पास है। और ये हमने सिस्टम कहां से लिया है, हमने ये लिया है कनाडा से। मतलब वहां भी क्या होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, और हमारे देश में भी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। और हमने क्या लिया है, केंद्र। जो केंद्र होगा वो राज्यों में राज्यपाल नियुक्ति करता है। कनाडा में भी यही होता है और भारत में भी यही होता है कि केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया, जो भी होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है, नहीं। आर्थिक अधिकार है, देखते हैं। मौलिक कर्तव्य है, नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, ये राइट आंसर है, नहीं। अब इसमें ऑप्शन बी भी लग रहा था कि आर्थिक आधार अधिकार है, मगर हमारे संविधान में आर्थिक अधिकार की तो बात करी ही नहीं गई है, ठीक है ना। डीपीएसपी वाली बोली गई है, अधिकार नहीं बोला गया, हमारा अधिकार नहीं है आर्थिक अधिकार, ठीक है। तो समान कार्य के लिए समान जो वेतन है ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अंग है डीपीएसपी में। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डीपीएसपी। समझते हैं इसका बैकग्राउंड। देखिए भारतीय संविधान में, ठीक है ना, भाग 4 में 36 से लेके 51 तक इसके बारे में बोला गया है, डीपीएसपी के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो भाग 4 और 36 से 51 आर्टिकल इसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से राज्य में, कौन से भाग में है, तो भाग 4 में। फिर जो नेक्स्ट लाइन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से
मूल रूप से डीपीएसपी का वर्गीकृत नहीं किया गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा डीपीएसपी, जो हमारा संविधान है, और संविधान में जो भाग 4 है और 4 में क्या डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी को डिवाइड नहीं किया गया किसी भी तरीके से, बांट दिया गया है कुछ भागों में। इसका कोई भाग ये भाग के आधार में नहीं बांटा गया है। लेकिन जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो आपको 3 विचारधारा यहाँ से मिलेंगी, 3 विचारधारा मिलेंगी, 3 सिद्धांत मिलेंगे। उन्हीं सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप इसे बांट सकते हैं। आगे, लेकिन उनकी सामग्री और दिशा और आधार पर उन्हें आमतौर पर 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ है? सामग्री, मतलब डीपीएसपी में जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ने के बाद 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 सिद्धांत यहाँ से मिलेंगे। पहला सिद्धांत जो है समाजवादी सिद्धांत, जहाँ पर समाजवाद की बात होंगी, ठीक है, अधिकारों की बात होंगी। तो 38 से 47 तक आर्टिकल, अनुच्छेद 38 से लेके अनुच्छेद 47 तक समाजवादी सिद्धांत की बात बोली गई है। गांधीवादी सिद्धांत 40 से लेके 48 तक। गांधीवादी सिद्धांत क्या है? गांधी सिद्धांत है कि विकास, डेवलपमेंट कहाँ से होता है? गांव से होता है। अगर गांव का विकास हो गया तो शहर अपने आप क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। गांधी सिद्धांत क्या कहता है कि लघु उद्योग जो होता है उसको बढ़ावा देना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। उदार बौद्धिक सिद्धांत ये 44 से लेके 51 तक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डीपीएसपी को 3 भागों में बांटते हैं, जबकि संविधान में ऐसा नहीं है। हम पढ़ते हैं तो हमें 3 विचारधारा पता चलती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि समाजवादी सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक है। वैसे मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ सब कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है, परंतु वोट डालने का नहीं? तो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त? नहीं। नियंत्रक महालेख परीक्षक? नहीं। वित्त आयोग के अध्यक्ष? नहीं। भारत के अटॉर्नी जनरल, ये इसका राइट आंसर है। अब कौन होता है अटॉर्नी जनरल, समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, भारतीय संविधान के, सॉरी यहाँ आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 में इसके बारे में बोला गया। किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। इसके पद से संबंधित है आर्टिकल 76। दूसरी बात कि भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है, यह विधि अधिकारी बोलते हैं, क्योंकि यह भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार के वकील से यहाँ क्या मतलब है? भारत सरकार के वकील से यहाँ पे ये मतलब है कि भारत सरकार का कोई भी केस होगा सुप्रीम कोर्ट में तो यही लड़ता है। जैसे मान लीजिए पीएम केयर फंड के ऊपर विवाद है, अगर आप सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं पीएम केयर फंड को लेके, वैसे जा नहीं सकते, अगर आप जाएंगे, सरकार की तरफ से जो पक्ष रखेगा केंद्र सरकार का, वो कौन होगा? वो होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो मैंने यही बोला कि वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राथमिक वकील भी है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सरकार का वकील भी इसे बोलते हैं, सब, और इसे क्या बोलते हैं? सब सर्वोच्च कानून अधिकारी भी बोलते हैं, विधि अधिकारी भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। इसकी योग्यता क्या है? कौन बनेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य है, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर वो योग्यता हो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। कौन कौन सी योग्यता? भारत का नागरिक हो, 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो या 10 साल हाई कोर्ट में वकील रहा हो, ठीक है, या वो राष्ट्रपति की नजरों में कानून का जानकार हो, प्रख्यात न्यायवादी हो। न्यायवादी से मतलब क्या है? जानकार हो, संविधान की उसे अच्छी खासी नॉलेज हो। मगर मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में न्यायवादी शब्द लिखा हुआ है, कोई जिक्र नहीं कि राष्ट्रपति न्यायवादी किसे मानेगा, कौन, क्या क्राइटेरिया है न्यायवादी का, कौन संविधान का जानकार होगा, ठीक है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये स्लाइड यहीं खत्म होती है। थैंक्स।